मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज मोतिहारी एवं काउंसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। आइए आज हम आप लोग देखते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री पार्ट 2 का पेपर 13 का जो टॉपिक है आधुनिक भारत में किसान आंदोलन का कारण एवं परिणाम। इसका मैं ई कंटेंट वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं जो कि भारत में किसान आंदोलन का कारण और परिणाम से रिलेटेड है और यह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री पार्ट 2 के लिए यह लेक्चर है पेपर 13। आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको एक एक गतिविधियों के बारे में बताऊंगा कि किसान आंदोलन कैसे हुआ भारत में, इसके होने के पीछे क्या कारण था। मैंने आपको पूरा भारत का नक्शा बना के स्टेट वाइज डिवाइड करके और किस पार्ट में कौन कौन से मूवमेंट चला, इस तमाम गतिविधियों का आपको अवलोकन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन होने के पीछे क्या वजह था। सबसे मेन वजह को पकड़ेंगे तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी भारत में विस्तार हुआ, ब्रिटिश कंपनी का विस्तार हुआ और ब्रिटिश कंपनी ने जब भारत में विस्तार करके ये 1858 तक जो उनका शासन था और 1858 के बाद हमारा जो भारत का जो पार्ट है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाता है, यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा और उससे पहले भी ब्रिटिश कंपनी ने कई ऐसे अधिनियम लाए, कई ऐसे प्रावधान किए भारत के संदर्भ में जिससे भारत में आने वाले समय में किसानों में असंतोष पनपा और कुछ असंतोष का कारण था मूवमेंट के रूप में, विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नीति आया। तो आप देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आपने देखा कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयास से अस्थायी बंदोबस्त आता है और ये अस्थायी बंदोबस्त के तहत भारत के कुल भूमि का 19% भूभाग आपको इसमें आते हैं, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो अस्थायी बंदोबस्त के तहत आपको अस्थायी बंदोबस्त में आते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत क्या होता है कि इस अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमीन का मालिक को, जमींदार को बना दिया जाता है और यही जमींदार वर्ग जो है आने वाले समय में किसानों को शोषण करता है, जिसका नतीजा होता है कि आपको किसान आंदोलन पे उग्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि महलवारी बंदोबस्त आता है। यह महलवारी व्यवस्था अवध के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में, एमपी के क्षेत्र में, यूपी उस समय संयुक्त प्रांत, एमपी मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होता है। यह पूरे भूभाग का यानी ब्रिटिश भूभाग का 30% भाग पे लागू होता है। इस योजना को लागू करने का श्रेय मार्टिन बर्ट को जाता है। तत्पश्चात हम देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त आता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है इसमें क्या होता है, आपको सीधे किसानों से टैक्स वसूला जाता है, कर वसूला जाता है। इसमें जो होता है आपको इसके जो मुख्य लागू करने में जो मेन लोग थे कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, यानी कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था और यह मद्रास के क्षेत्र में आप देखते हैं साउथ वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का लागू किया गया। यह पूरे भारत यानी ब्रिटिश भूभाग का 51% भागों पर लागू होता था। और हमने यहाँ बताया दोस्त, महलवाड़ी जो पद्धति था ये महल के लोगों से एक जगह खेती का जो कर वसूला जाता था, जो महल के जो प्रधान थे उससे वसूला जाता था। तो इस प्रकार से तीनों पद्धति के द्वारा भारतीय किसानों से काफी शोषण किया गया और उस शोषण का परिणाम निकला कि यहाँ पे जगह जगह भारत में आप देखते हैं विद्रोह का बिगुल फूंक गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको यूपी से स्टार्ट करेंगे और यूपी से आते हुए इस प्रकार से पूरे भारत में देखेंगे कि ये किसान आंदोलन कैसे हुआ। तो आइए दोस्त देखते हैं इसका नतीजा। ये जो व्यवस्था था इतनी अव्यवस्थित तरीका से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, जिसके कारण जो जमींदार वर्ग थे, महल के जो प्रधान थे, ब्रिटिश साउथ में ब्रिटिश जो अधिकारी लोग थे किसानों पे इतने अत्याचार किए जो किसान आपको आंदोलन हेतु उग्र हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये यूपी अवध के क्षेत्र में। तो अब यूपी का जो एक पार्ट है अवध जहां पे आप देखते हैं 1764 का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो यही अवध के शासक थे शुजा-उद-दौला का नाम सुने होंगे। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला जिन्होंने बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था, यही अवध का क्षेत्र है जो आने वाले समय में आप देखते हैं कि यह ब्रिटिश का क्षेत्र था। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये एक्का आंदोलन शुरू होता है। एक्का आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, मदारी पासी
एक्का आंदोलन का नेतृत्व किए और 1921 से 22 यानी आप देखते हैं 1920 से लेके 22 तक भारत में असहयोग आंदोलन होता है। और इसी समय आप देखते हैं यहाँ पे एक्का आंदोलन शुरू होता है मदारी पासी के नेतृत्व में। प्रॉब्लम क्या था, आखिर अवध के क्षेत्र में समस्याएं क्या थी जो यहाँ पे एक्का आंदोलन शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे काफी लगान टैक्स जो कर था वो काफी मात्रा में बढ़ा दिया गया था, जिससे यहाँ के किसान काफी परेशान थे। दूसरी ओर इस प्रकार से उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा था, जिससे यहाँ के किसान भूमि से बेदखल करने की वजह से किसानों ने क्या किया, एक्का मदारी पासी के नेतृत्व में एक्का आंदोलन चलाया। ठीक इसी प्रकार से आप आते हैं बिहार के क्षेत्र में। देखिए बिहार में एक यहाँ जगह है, आप देखते हैं मोतिहारी जिसको चंपारण के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में 2 चंपारण डिवाइड हो गए, एक पश्चिमी चंपारण एक पूर्वी चंपारण। तो ये जो पूर्वी चंपारण जो मोतिहारी देख रहे हैं, यहीं पे आपको चंपारण आंदोलन होता है। अब यहाँ की समस्याएं क्या थी चंपारण का, तो यहाँ के जो किसान थे उनको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। और यह जो 3 कट्ठा जो नील का खेती होता था, इस 3 कट्ठा को किसान को अपने पैसा से उसका खेती करना होता था। जो नीलहे साहब थे, नील बागान के जो मालिक थे, उनको जो है आपको 3 कट्ठा जमीन यानी अपने पैसा से अपनी मेहनत से उनको खेती करना होता था, जिससे क्या होता था किसानों को काफी लॉस होता था। और वो जो 3 कट्ठा की जो भूमि थी वो काफी बंजर हो जाता था। और इधर जो 17 कट्ठे की जो जमीन होता था, इस पे जो खेती होता था तो इस पे भी अत्यधिक कर लिया जाता था, जिससे यहाँ के किसान काफी परेशान थे। दूसरी ओर हुआ क्या कि उस समय 1917 ईस्वी के आसपास आते आते आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। उस समय यूरोप के कई देशों में आपको नील की खेती शुरू हो जाता है, क्योंकि नील से नील का रंग तैयार होता था, तो वहां हो जाता है। फलतः यहाँ क्या हुआ, जो नीलहे साहब थे वो अब 3 कट्ठा खेती करना छोड़ना चाहते थे। फलतः इसके बदले में उन्होंने क्या किया, अत्यधिक कर लगा दिया। अब जब अत्यधिक कर लगा दिया तो यहाँ के किसान काफी परेशान हो गए, उनको भूखमरी की समस्याएं उत्पन्न हो गया। फलतः राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, आपको इस समस्या से निपटाने के लिए लखनऊ में उस समय अधिवेशन हो रहा था 1916 में, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। ये वही लखनऊ अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हुए थे। तो उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल पहुंचे और राजकुमार शुक्ल ने क्या किए, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए। ये राजकुमार शुक्ल भितरवा, मोतिहारी के भितरवा गांव के रहने वाले थे और यहीं पे उन्होंने गांधी जी को लखनऊ से लाने के लिए तैयार हुए। गांधी जी भी यहाँ पे आए, लेकिन जब गांधी जी बिहार में तिरहुत क्षेत्र में प्रवेश किए तो यहाँ पे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ के जो अधिकारी थे उनको किसी भी कीमत पे यहाँ आने नहीं देना चाहते थे। फलतः फिर भी वो विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए चंपारण पहुंचे। चंपारण में वो किसानों की समस्याओं को सुने, तो किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद वो चंपारण में सत्याग्रह का कार्य शुरू किए, जिसमें काफी लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां के जिला अधिकारी काफी डर गए और एक कमेटी गठित किया गया। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे आपको यह 3 कट्ठा प्रथा को समाप्त किया गया और गांधी जी के सहयोग से जो अतिरिक्त कर वसूल लिए थे नीलहे साहब बागान मालिक, उनसे 25% कर वापस दिलाया गया आपको चंपारण के किसानों को। तो इस प्रकार से आपने देखा अवध बिहार के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्र में दोस्त यहाँ पे नील आंदोलन चला।
था नील दर्पण। नील दर्पण, उसमें भी हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिलता है। फलतः ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा उसकी वजह से क्या हुआ, यह आंदोलन काफी पॉपुलर रहा और अंततः इस समस्या का निदान मिला। ठीक उसी प्रकार से पावना मूवमेंट हुआ। पावना जो आप देखते हैं बंगाल में ही यह आंदोलन हुआ, लेकिन यह क्या था, आपको अहिंसात्मक आंदोलन था। यह हिंसात्मक आंदोलन नहीं था, अहिंसात्मक आंदोलन था। क्योंकि हुआ क्या था, पावना में जो पावना के किसान थे इनको काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा था वहां के साहूकार के द्वारा, जमींदार के द्वारा। फलतः यह पावना जो किसान लोग थे वो सीधे तौर पे कहा कि मैं महारानी की रैयत बनकर रहना चाहता हूँ। और पुलिस लोग भी, ब्रिटिश प्रशासन भी इनका सहयोग किया और अंत में इसकी समस्या का निदान किया गया। जमींदार और साहूकारों के चंगुल से इनको बचाया गया। और यहाँ पे आपको एक एक्ट 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आता है और इसके द्वारा पावना के किसानों की समस्या का समाधान होता है। ठीक इसी प्रकार से यहीं पे बंगाल में तेभागा आंदोलन शुरू होता है। तेभागा आंदोलन कब शुरू होता है, 1946 में। अब देखिए पावना आंदोलन कब हुआ, 1873 से 76 तक चलता है। 1873 से 76। ठीक इसी प्रकार से तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1946 में। 1946 में आप देखते हैं तेभागा आंदोलन शुरू होता है। इसकी समस्या क्या था, ये जो तेभागा, यहाँ के जो किसान थे वो कह रहे थे कि मैं 1/3 टैक्स दूंगा, यानी 1/3 कर देने के लिए ये तैयार थे। लेकिन यहाँ के जो जमींदार थे, जो किसान वर्ग थे, साहूकार जमींदार थे, वो सीधे तौर पे कह रहा था कि 2/3 कर दिया जाएगा। फलतः तेभागा आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश का जो एक पार्ट कट के तेलंगाना बना, तो यही तेलंगाना में भी आपको आंदोलन होता है। 1946 से लेके 1951 तक में शुरू होता है। यहाँ समस्याएं क्या थी, चूंकि तेलंगाना जो किसान का आंदोलन हुआ, यहाँ समस्या था कि वस्तु के दाम में एकाएक वृद्धि हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय वस्तुओं के दाम में काफी वृद्धि हो गया। फलतः तेलंगाना के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार से आइए हम देखते हैं कि केरल के क्षेत्र में आपको मोकला विद्रोह हुआ, पोन्नप्पा विद्रोह हुआ, वायलार विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोकला विद्रोह जो था दोस्त, आपको सबसे पहले जो मोकला में आपको क्या था कि अब्दुल्ला खराची जो थे, आपको अब्दुल्ला खराची यहाँ पे आए और यहाँ के कुछ निम्न जाति के जो हिंदू थे उनको भी, जो जिसको तैया कहा जाता है, उन लोगों को भी, जो निम्न जाति हिंदू थे जिसको तैया कहा जाता, तिया कहा जाता है, उनको भी उन्होंने मोकला मुसलमान बनाने में सहयोग किया। इस प्रकार से मोकला जो आपको खास करके अरब क्षेत्र के लोग, आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण सिंध के क्षेत्र में हुआ था और धीरे धीरे भारत में फैले थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप जानते हैं कि अरबों का व्यापार हमेशा साउथ में, तमिलनाडु, केरल, इस सब क्षेत्र में होता था। तो यहीं आके अरबी लोग, व्यापारी जो लोग थे वो बस गए, जो कालांतर में मोकला कहलाए। और इसी मोकला में एक थे अब्दुल्ला खरांची, और इसी अब्दुल्ला खरांची के वजह से आपको कुछ निम्न जाति के जो हिंदू थे वो भी मोकला हो गए। यहाँ पे समस्याएं क्या था, यहाँ पे जो है मोकला विद्रोह आप देखते हैं 1836 में भी शुरू होता है और 1921 में भी देखा जा सकता है, यानी दो बार, एक बार 1836 में मोकला विद्रोह हुआ और एक बार 1921 में, जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो हम देखते हैं कि जो अली मुसलियार के नेतृत्व में जो चला था मोकला विद्रोह 1921 ईस्वी में चला था। इसमें समस्याएं क्या था, तो आपको समस्याएं ये था कि यहाँ पे समस्या ये था कि ये जो मुसलमान लोग थे वो किसान थे और यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग थे वो जमींदार थे। तो उस जमींदार वर्ग क्या करते थे, इस मुसलमान भाइयों के साथ शोषण करते थे, जिसके वजह से ये लोग आंदोलन हेतु उग्र हो गया। यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे उनको नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता था। फलतः उन्हीं के खिलाफ यह आंदोलन हुआ, जिसमें आने वाले समय में आप देखते हैं महात्मा गांधी भी इन मोकलाओं को, यानी अली मुसलियार के नेतृत्व में जो चल रहा था मूवमेंट, वो आपको उसका नेतृत्व प्रदान किए महात्मा गांधी ने भी और मोकलाओं को सहयोग किया। तो इस प्रकार से आपने देखा केरल में समस्याएं क्या थी, आपको मोकला विद्रोह हुआ था जिसको आपको क्या कहते गांधी जी ने भी नेतृत्व प्रदान किया। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ पे जो आपको किसान मूवमेंट हुआ था वो दक्कन मूवमेंट हुआ था और फरके मूवमेंट।
दक्कन मूवमेंट और फरके मूवमेंट। तो ये हम देखेंगे दक्कन मूवमेंट और फरके मूवमेंट क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं फरके मूवमेंट, है ना, फरके आंदोलन। फरके आंदोलन देखते हैं क्या है। तो 1879 से लेके 1879 से लेके 80 तक में फरके आंदोलन महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। ये फरके किसान थे जिन्होंने इसमें थे आपको मुख्य रूप से वासुदेव बलवंत फरके। हुआ क्या था कि आपको कि यहाँ पे क्या हुआ था, अकाल। अब देखते हैं कि भारत में 78 है ना, इसके आसपास 76 से 78 में अकाल पड़ा था, 76 से 78 में। तो इस अकाल से पीड़ित होके इन लोगों के ऊपर जो है काफी कर लगाया गया था और कर की जबरन वसूली हो रहा था। फलतः वासुदेव बलवंत फरके के नेतृत्व में 79 से लेके 80 में आपको विद्रोह हो गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 3000 रुपया का जुर्माना भी लगाया वासुदेव बलवंत फरके को और अंततः इसे पकड़ के अंडमान के जेल में डाल दिया गया। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं दक्कन विद्रोह शुरू होता है। काफी वीवीआई है यह विद्रोह। दक्कन विद्रोह के बारे में देखते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही यह विद्रोह काफी पॉपुलर रहा था और इसमें जो है एक समस्याएं थी। यहाँ पे कालू राम जो मारवाड़ी थे वो क्या थे, जमींदार थे। और यहाँ कालू राम क्या थे, जमींदार थे। और दूसरी ओर जो थे आपको देशमुख साहब, है ना, बाबा साहब देशमुख वो किसान थे। तो बाबा साहब देशमुख जो किसान थे, देशमुख सब, उन किसानों का जमीन पे अत्यधिक कर लगा दिया गया था और कर लगाने के एवज में गलत तरीके से उनकी जमीन को बेदखल कर दिया जा रहा था। उनका जमीन आपको क्या कहते हैं, उनके जमीन से बेदखल करके उनकी जमीन को हड़प रहा था। फलतः जो देशमुख लोग थे, देशमुख लोग की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। फलतः इस समस्या से निपटारा के लिए ये जो बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में कालू राम जो उस समय के जमींदार थे उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। फलतः ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया आपको कि इस समस्या से निपटाने के लिए आपको 1874-75 में दक्कन राहत अधिनियम लाया था और इस अधिनियम के तहत इस समस्या का निपटान हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुजरात के क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि गुजरात के क्षेत्र में 2 आंदोलन हुआ, खेरा आंदोलन और बारदोली आंदोलन। ये खेरा आंदोलन कब हुआ, 1918 में हुआ। बारदोली आंदोलन कब हुआ, 1928 में हुआ। तो हम देखते हैं कि ये जो खेरा और बारदोली आंदोलन क्यों हुआ, चूंकि क्या हुआ था कि अत्यधिक कर लगा दिया गया था और उस कर को जबरन वसूली कर रहा था। हो क्या रहा था, फसल नष्ट हो चुका था किसानों का, यानी किसानों का फसल नष्ट होने के बावजूद भी उनसे जबरन कर वसूली किया जा रहा था। फलतः 1918 में खेरा में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और इसी खेरा मूवमेंट में आप देखते हैं कि गांधी जी जुड़ते हैं और जो इनका नेतृत्व करते हैं। बाद में बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन होता है और यहीं पे बारदोली की महिलाओं ने आपको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे इस बारदोली आंदोलन को सफल बनाने के एवज में। अब देखते हैं इसी प्रकार से हम देखते हैं राजस्थान के क्षेत्र में भी आपको आंदोलन हुआ। राजस्थान के क्षेत्र में आप देखते हैं बिजोलिया। कल मैंने आपको